हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी 95 में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, मैंने कल ही एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 6 से लेकर 11 तक का है। मैंने इसमें से इतिहास का टॉपिक स्टार्ट किया है। मैंने इतिहास में कल ही आप लोग को जो है पुरातात्विक इतिहास के बारे में बता दी थी और सिक्के के बारे में बता दी थी। सिक्के में इम्पोर्टेंट था ये कि सर्वप्रथम सिक्के कौन जारी किया था। तो सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किए थे, हिंद युजानी के शासक थे, उसने जारी किया था। फिर एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले शीशे के सिक्के कौन जारी किए थे, कब हुआ था। तो ये शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासक ने सर्वप्रथम किया था। फिर पूछते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके टाइम में हुआ था। तो वो आपको गुप्त काल में आ जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उन्होंने अपने शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं क्या शुद्ध सोने के सिक्के, एक पूछा सर्वाधिक सोने के सिक्के, दूसरा है शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण के टाइम में लागू हुआ था, मतलब कुषाण के टाइम में चालू हुआ था। और ठीक उसी प्रकार हो सकता है आने वाले एग्जाम में, अभी तक तो कहीं देखने नहीं मिला है कि तांबा का सिक्का सर्वाधिक किसके टाइम में चला है। लेकिन हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन को देखते हुए ये क्वेश्चन करे। तो मैं बता देती हूँ कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो है कुषाण वंश के टाइम कुछ चला था। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही मैं एक अन्य टॉपिक के साथ मैं सिक्के का एक स्पेशल क्लास करवा दूंगी। तब तक मैं आज का ये आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। मैंने कल ही कहा था क्या सिक्के अभिलेख, सिक्के तो हो गए थे। आज के टॉपिक में मैं आप सभी को अभिलेख करवाऊंगी कि अभिलेखों से हमें यह ज्ञात होती है कि उस अभिलेख में किस राज्य किस राजा के शासन थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में क्या क्या थे, पर उन राजा ने क्या सब कार्य किए, किस ईस्वी के थे, अपने समय में क्या सब काम किए, उनके शासन प्रणाली कैसे थे, वो किस जगह के थे, कहाँ तक उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, ये सब जो है वो अपने अभिलेख में दर्शाते थे। अभिलेख जो है, अभिलेख बहुत पहले तो अभिलेख मोहरों पे, कई मोहरों पे तो कहीं पत्थर पे, कभी स्तूपों पे, कभी चट्टानों पे, तो कहीं ताड़ पत्तों पे मिलते हैं। सो अभिलेख के कई सारे बिंदु हैं। तो मैं एक एक करके सारे बिंदु के बारे में बताती हूँ। अभिलेख जो है सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा पूरा लेख शास्त्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। मतलब सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है वो बोगाज कोई से मिला हुआ है, जो कि मध्य एशिया में थे। इस अभिलेख में है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर उसके बाद है अभिलेख जो है दूसरे दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन से पुरालिपि शास्त्र, मतलब पोलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताड़पत्रों पर मिलते हैं तथा इनके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पे मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। ये ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के हैं। अभिलेखों को संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी से मिलने लगी और चौथी पाँचवीं शताब्दी में सर्वाधिक व्यापक प्रयोग होने लगा।
अभिलेख में जो है देखे होंगे लिपि का प्रयोग होता है। तो एक अशोक के टाइम में लिपि थी, वो एक थी ब्राह्मणी लिपि, दूसरी थी खरोष्टी। तो ब्राह्मणी लिपि उसे कहेंगे जो बाएं से दाएं, मतलब क्या, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चलते बनेंगे। मतलब जो अभी हम लोग वर्तमान में जो लिखते हैं हिंदी का देवनागरी लिपि, वो ब्राह्मणी लिपि का ही रूप है। दूसरा है खरोष्टी लिपि, ये जो है दाएं से बाएं, मतलब इधर से यहाँ तक दाएं से बाएं लिखते हैं। तीसरा है यूनानी अरामाइक लिपि, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं। ये इन लिपियों का वर्णन है। ये सब जो है अशोक के टाइम ही संभवतः आए हुए थे। मौर्य सम्राट जो अशोक थे, उनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने अपने समय में अभिलेख का प्रारंभ किया था, जो कि उनके द्वारा लिखे गए देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म, शासन की नीति, इस पे पर ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। एक है उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख है, जो कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धि के संदर्भ में जानकारी देती है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए हैं अभी तक में। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताया गया है। फिर है सक्षत्रप रुद्रदामन के है जूनागढ़ अभिलेख। इनके अभिलेख में रुद्रदामन के साथ अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी मिलती है। तो आइए कुछ प्रमुख अभिलेख के बारे में जानते हैं और उस टाइम के शासक कौन थे, किस शासक के बारे में उस अभिलेख में दिया गया है वो जानते हैं। पहला है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताते हैं। फिर एहोल अभिलेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताते हैं। फिर है नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र बलश्री के बारे में है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के बारे में बताते हैं। फिर प्रयाग प्रस्तंभ लेख समुद्रगुप्त के बारे में है। फिर है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में है। फिर है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज के बारे में है। फिर है देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। फिर भित्री व जूनागढ़ अभिलेख, ये है असन गुप्त के बारे में। मतलब भारत का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में, मतलब कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धि के बारे में है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही और हम लोग आगे जानते हैं अभिलेख के बारे में। एक है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनके धार्मिक सहिष्णुता, उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजय राजाओं के साथ उनकी नीतियाँ के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है मौर्य एवं मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्टस ओनम इंडिकम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर के बारे में है। फिर है सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं, ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। फिर है हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते, मतलब हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख तो मिले हैं लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि है। इसमें विचार और वस्तुओं के चित्र के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर है सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़ा जा चुका है वह है ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख को। इन अभिलेखों को पढ़ने वाले सर्वप्रथम जो थे जेम्स प्रीपेंस थे, जो कि 1837 ईस्वी में उस समय बंगाल
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़े थे। आइए अब जानते हैं क्या पुरातात्विक स्तंभ लेख जो है कहाँ से मिले हैं, मतलब किस स्थान से मिले हैं, और उसमें उस टाइम कौन सब राजा थे, उसने क्या क्या कार्य किया, इसके मुख्य रूप से इसके बारे में जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। तो मैं करती हूँ। पहला है महरौली के स्तंभ लेख। ये जो है महरौली, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है महरौली कहाँ है, तो महरौली कहाँ है, दिल्ली में, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में है। ये जो है ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये गुप्तकालीन राजा थे। इस स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि इनका कार्यकाल 380 से लेकर 412 ईस्वी तक के वैष्णव होने एवं मतलब बंगाल विजय, सप्त सिंधु के विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध विजय के बारे में जानकारी देती है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी उदयगिरी मतलब मध्य प्रदेश में स्थापित है, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, प्रयागराज यूपी में। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये भी गुप्तकालीन राजा थे। इसने संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरि सेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के विजय परिचय, उनकी विजयों एवं राज विस्तार के बारे में वर्णन किया है। तीसरा है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख जो है भरहुत सताना मतलब मध्य प्रदेश में है। ये राजा वासुदेव के बारे में बताते हैं। ये शुंग काल के थे। इस अभिलेख में शुंग वंश के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख ये भी यूपी में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। ये गुप्तकालीन राजा थे। यह प्रथम गुप्त अभिलेख था। मतलब मथुरा स्तंभ लेख जो है प्रथम गुप्त अभिलेख है, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त साम्राज्य के धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन कर। पांचवा है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख में है क्या, ये हेलियोडोटस स्तंभ, इसको हेलियोडोटस स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये बेसन नगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। इस समय जो थे व्यक्ति वो थे भागभद्र हेलियोडोरस, इंडो ग्रीक शासक एटिओलकिडस का राजदूत। ये शुंग काल के थे। इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण हुए हैं। इस अभिलेख में हेलियोडोटस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उनके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। छठा है एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख जो है सागर मध्य प्रदेश में है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में है। ये गुप्त काल के राजा थे। इस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्वगत मामले की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। इसमें अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। सातवां है एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश में है, ये बुद्ध गुप्त से संबंधित है। ये गुप्त कालीन, ये भी राजा गुप्त कालीन थे। इस स्तंभ लेख में भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। मतलब कि इस अभिलेख में भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, तो एरन स्तंभ लेख में इसमें जो है भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु और धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है।
इसमें सप्ताह के दिनों के नाम प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। इसमें जो सप्ताह के दिनों के जो नाम हैं उसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। आगे है भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख जो है गाजीपुर यूपी में है। ये भी स्कंदगुप्त का है और ये भी गुप्तकालीन थे। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हुन के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख मिलता है। नौवां है बिहारी स्तंभ लेख। ये बिहार शरीफ पटना अपना बिहार में है। ये भी स्कंदगुप्त का है। गुप्त काल के थे। इस स्तंभ में कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों और कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। फिर है बिलसर स्तंभ लेख। बिलसर जो है एटा यूपी में है। ये कुमारगुप्त प्रथम के ने बनाया था और ये गुप्त काल के हैं। इस स्तंभ लेख में गुप्त संवत 96 मतलब अंकित है तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धम्म संघ का निर्माण का उल्लेख है। आगे है एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये भानुगुप्त से संबंधित है। ये भी गुप्तकालीन राजा थे। इस 510 ईस्वी में इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा। मतलब भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा क्योंकि इन्होंने हुन के विरोध युद्ध करते हुए अपने मित्र गोपराज की मृत्यु हो गया था। उसके पश्चात गोपराज की पत्नी को सती होने का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि सती होने का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन स्तंभ लेख में। आगे है तालकुंडा अभिलेख। तालकुंडा अभिलेख जो है शिमोगा मैसूर कर्नाटक में है। यह शांति बर्मन और मयूर शर्मन के टाइम में था और ये भी गुप्तकालीन थे। यह स्तंभ लेख में दक्षिण में कदमों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अभिलेख में मैंने कुछ महत्वपूर्ण शासक और ये अभिलेख कहाँ पे थे कि उस स्थल के बारे में और राजा के उनके शासन प्रणाली ने क्या सब कार्य किए थे, वह सब के बारे में मुख्य चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। और जो कुछ भी बच गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अभिलेख के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगी। तो इसी के साथ मेरा ये आज का भी जो टॉपिक था अभिलेख ये बता चुकी हूँ और मेरा आगे का टॉपिक होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आगे का वीडियो में आप सभी के बीच लाऊंगी। तब दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ जो फैक्ट है इतिहास में वो मोटा मोटी चीज़ बता रही हूँ। आगे मैं जब ये मुख्य चीज़ें जब हो जाएंगे तब मैं एक एक करके सारे चीज़ का विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तब तक आप अगर मेरे ये इतिहास सेशन आप सबको पसंद आ रहे हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यूँ ही मेरे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें। थैंक यू।